एपिसोड 51। अनिकेत और सौम्या। आराध्या को अवधेश के पीछे जाते देख काव्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जिसे देख आकाश जेलस होकर उसके कंधे पर सर रखकर कहता है, मॉम आप जीजू के आने पर इतना क्यों स्माइल कर रहे हो? मैं खुश हूँ इसलिए स्माइल कर रही हूँ। आज बरसों बाद मैंने अभी के चेहरे पर सुकून देखा है, और कौन माँ अपने बच्चों को देखकर खुश नहीं होगी। काव्या उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहती है, सुकून? सीरियसली मॉम, आपकी आंखें खराब हो गई है। उस इंसान के चेहरे पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। मुझे तो समझ नहीं आता वो मेरा बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गया। आपको पता है उसने मुझे मेरी आदू को हक करने से मना कर दिया। अनिकेत मुंह बनाकर कहता है, वैसे ये बात तो मानने पड़ेगी। इन दोनों की शादी कैसे भी हालात में हुए हो, पर अभी ने हमारी बच्ची की जिंदगी संवार दी है। कहाँ हर पल डर के साए में उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया, और आज वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। अनिरुद्ध जी भी अवधेश की तारीफ करते हुए कहते हैं, इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी बच्ची भी उसके साथ खुश है। काव्या, आपने देखा नहीं उसके चेहरे की रौनक को? बस इन्हें किसी की बुरी नजर न लगे। वहीं हॉल में एक और शख्स था जो अवधेश की तारीफ पर मुंह फुलाए हुए था, और ये थे आराध्या के दादू नाहर जी। पता नहीं क्या खूबी नजर आ रही है इन दोनों को उसने, जो अपने मन ही मन में कूद रहे थे। गधे जैसी अकल है इसकी। क्या खा खुश रहेगी मेरी बच्ची उसके साथ। वहीं कमरे में आराध्या अवधेश को घूर रही थी। वह अवधेश को जबरदस्ती बिस्तर पर बिठा देती है। मैं खाना खाकर आती हूँ, आप यहीं बैठे रहना, यहाँ से हिलना मत। आराध्या उसे वार्निंग भरी हुई आवाज में कहकर रूम से बाहर निकल जाती है। वहीं अवधेश जाती हुए आराध्या को देख रहा था। उसके चेहरे के भाव सामान्य थे, लेकिन उसकी आंखों में गर्माहट थी। उनमें आराध्या के लिए अनकही फीलिंग्स थी। वहीं डाइनिंग हॉल में सभी आराध्या का इंतजार कर रहे थे। आराध्या अपनी चेयर पर बैठ जाती है जो अनिकेत के साथ बाली थी। आराध्या एक प्लेट में खाना लगाकर अपने रूम की तरफ बढ़ने लगती है। आराध्या बेटा, यहाँ बैठकर खाना खाओ। रूम में क्यों जा रही हो? नाहर जी। वहीं आराध्या उनकी आवाज सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह पीछे मुड़कर देखती है जहां उसकी पूरी फैमिली उसे टीजिंग लुक दे रही थी। वो दादू, उन्होंने भी खाना नहीं खाया होगा न, इसलिए मैं। आराध्या आगे कहती उससे पहले ही सौम्या उसे टीज करते हुए कहती है, पर आदू जीजू ने तो कहा था कि वो खा के आए हैं। सौम्या की बात सुनकर आराध्या मन ही मन उसे कोस रही होती है। फिर भी वह अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल रख कर कहती है, उन्हें अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत ही खाया होगा। वहीं उसकी बात सुनकर वो सब एक साथ बोल पड़ते हैं, ओह तो ये बात है। वहीं आराध्या अपने पैर पटकते हुए वहां से गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाती है। वहीं बाकी सब उस पर हंसने लगते हैं। कमरे में अवधेश अपने सर को एक पिलो पर टिकाए हुए हेड रेस्ट पर टिकाए हुए बैठा था। आराध्या जब रूम में आती है तो उसकी नजरें अवधेश के चेहरे पर टिक जाती है। उसका फेस क्लीन शेव था। उसकी स्किन लड़कियों की स्किन की तरह फ्लॉलेस थी। वेल ट्रिम्ड आईब्रो गले के मध्य में एक मोल था जो उसे और अधिक अट्रैक्टिव बना रहा था। वहीं अवधेश जो इतनी देर से आराध्या की नजरों की तपिश को महसूस कर रहा था, उसे कहता है, लिटिल गर्ल, अगर मुझे देखना हो गया है तो आकर अपना खाना खा लो।
वहीं उसकी शरारत भरी आवाज को सुनकर आराध्या उसे इग्नोर करते हुए कहती है, आपको कौन देख रहा था भला? मैं तो आपके लिए ही खाना लेकर आई थी। अवधेश प्लेट को देखकर कहता है, पर मैं खाना खा चुका हूं। जिस पर आराध्या एक बाइट उसकी तरफ बढ़ा देती है, जिसे वह चुपचाप खा लेता है। वहीं आराध्या अगला कौर अपने मुंह में डालते हुए उससे पूछती है, क्यों? किसके साथ? जिस पर अवधेश अगले कौर को चबाते हुए कहता है, क्यों, क्या भूख लगी थी तो राघव के साथ खा लिया। बस उसके मुंह से राघव का नाम सुनकर आराध्या का पर हाई हो जाता है। वह अगला कौर जो उसने अपने लिए बनाया हुआ था उसे थाली में रखते हुए कहती है, तो यहाँ क्यों आए हो? राघव के साथ ही रह लेते। वहीं अवधेश जो आराध्या को चिढ़ाने के लिए ये सब कह रहा था, उसे यूं बीच में खाना छोड़ते हुए देखता है तो थाली को अपने हाथ में लेकर उसके बनाए हुए कौर को उसके मुंह के पास ले जाता है, जिस पर आराध्या मुंह फेरकर खाने से मना कर देती है। कहकर वह एक बार आराध्या को खिलाने लगता है। यू आर वेरी स्टबर्न लिटिल किड। इस बार आराध्या भी चुपचाप खाना खाने लगती है। अवधेश उसको खाना खिलाने के साथ साथ खुद भी खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद एक मेड उन बर्तनों को वहां से ले जाती है। अभी भी अपने ऑफिस वेयर में था। फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से उसकी टांगों में हरकत होने लग गई थी, लेकिन कुछ खास लोगों के अलावा इस बारे में कोई नहीं जानता था। अवधेश। आराध्या उसके साथ आए बैग से उसके कपड़े निकालकर बेड पर रख देती है। कपड़े बदल लेना। अगर मदद की जरूरत है तो राघव को बुला लेना। वहीं आराध्या का टोन सुनकर अवधेश को हंसी आ जाती है। वह हंसते हुए कहता है, किड्डो, डोंट बी जेलस। और अगर तुम्हें उससे इतनी प्रॉब्लम है तो तुम मेरी हेल्प कर दो। मैं क्यों आपकी हेल्प करूं? द ग्रेट बिजनेस टाइकून अवधेश प्रताप सिंह को मुझ जैसी नाचीज की क्या जरूरत भला? कोई जलन नहीं हो रही है। और आराध्या के इस बात पर अवधेश को हंसी आ जाती है। वह आराध्या को रूम से बाहर जाने के लिए कहता है, ठीक है, अब तुम मेरी मदद करना नहीं चाहती हो और राघव को बुलाने नहीं दोगी तो मोहतरमा कमरे से आधे घंटे के लिए बाहर जाइए, मुझे फ्रेश होना है। आराध्या उसे एक नज़र देखकर रूम से बाहर जाने लगती है। वैसे ध्यान से फर्श अगर स्लिपरी होगा तो मुझे बुला लेना। कहकर वह वहां से अपने रूम के लिए निकल जाती है। वहीं सौम्या के कमरे। सौम्या अपने बाथरोब में बेड पर लेटी हुई थी। उसका बाथरोब उसकी मिड थाई तक ही उसे मुश्किल से कवर कर पा रहा था। उसके बेड के पास ही अनिकेत खड़ा हुआ था। वह सौम्या को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था, जिसकी वजह से वह अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वह जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर करने लगती है जब अनिकेत उसके हाथ को पकड़ लेता है। डोंट डू इट प्रिंसेस, लेट मी सी यू। कहकर वह उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। उसकी नाक सौम्या की गर्दन पर रब कर रही होती है। यू स्मेल नाइस प्रिंसेस, योर सेंट इज ड्राइविंग मी क्रेजी। कहकर वह उसके कंधे पर हल्के से किस कर लेता है, जिस पर सौम्या के मुंह से एक हल्की ही आह निकल जाती है, जिसके रिस्पॉन्स में अनिकेत के फेस पर एक मुस्कान आ जाती है। उसके बाथरोब को हल्के से सरका कर उसके शोल्डर ब्लेड पर किस करता है, फिर हल्के से लिक करके उस जगह को अपने दांतों के बीच दबाकर सक करने लगता है। एपिसोड 52 पार्टी। आपको इस तरह हमारे कमरे में नहीं आना चाहिए। एनी। सौम्या गहरी सांसें लेते हुए कहती है। उसके हाथ अनिकेत के बाइसेप्स पर थे। क्यों नहीं आ सकता हूं मैं? तुम मेरी हो प्रिंसेस, सिर्फ मेरी।
वह उसकी कंधे से थोड़ा और बथरों को सरकाते हुए उसकी स्किन को निब्बल करने लगता है। उसकी हल्की बाइट सौम्या को बहुत इफेक्ट कर रही थी। पर किसी ने आपकी यहाँ देख लिया तो कुछ नहीं होगा प्रिंसेस। इस घर में सब जानते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। यू आर माई मोस्ट प्रेशियस पोजेशन प्रिंसेस। पर एनी अनिकेत उसके बोलने से पहले ही, तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है खुद को कंट्रोल करना जब तुम मेरे सामने होती हो। तुम्हें खुद से बचा सकूं इसलिए तुम्हें विला से घर लाया हूं। पर कहते ही वह उसके सीने पर अपने दांत गड़ा देता है, जिसकी वजह से सौम्या की आह निकल जाती है। वह उसकी गर्दन में अपना मुंह छिपा कर गहरी सांसें लेने लगता है। जब सौम्या हिलने लगती है, वह अपनी सेडक्टिव हस्की आवाज में कहता है, क्या कर रही हो तुम? अपनी नजरें झुकाकर मासूमियत से जवाब देती है, वो मुझे कुछ चुभ रहा था सौम्या। वहीं उसकी बात सुनकर अनिकेत की मुट्ठियां कस जाती है। डोंट वरी, तुम्हें आदत हो जाएगी इसकी। उसकी बातें सुनकर सौम्या कंफ्यूज से उसकी तरफ देखने लगती है, जो उसे बेचारे को टॉर्चर करने के लिए काफी था। वह अपने मन में ही उसे कर्ज करते हुए उसके होंठों को अपने होंठों में ले लेता है, लेकिन इस बार वो सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं था। वो बेरहमी से उन्हें सक करने लगता है। जब उसे लगता है कि सौम्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब जाकर उसके होंठों को छोड़ता है। वह एक गहरी सांस लेकर उसके ऊपर से उठ जाता है। वह कबर्ड से उसके कपड़े निकाल के बेड पर रख देता है। प्रिंसेस, अपने कपड़े पहन लो और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, बाथरूम में किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। मैं नहीं चाहता जो मेरा है उस पर कोई नजर भी डाले। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। कहकर रूम से बाहर चला जाता है। वहीं सौम्या अपनी सांसों को स्टेबल करने में लग जाती है। ये पागल इंसान भी न किसी दिन मुझे मार ही डालेगा, कहकर सौम्या शर्माते हुए ब्लैंकेट में अपना मुंह छिपा लेती है। सुबह का समय। आराध्या और अवधेश रेडी होकर हॉल में आ गए थे। आज दोनों लड़कियां अपने लिए ड्रेस खरीदने जाने वाली थी, तो दोनों ही बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन उनकी एक्साइटमेंट पर पानी फेरते हुए अवधेश और अनिकेत उन्हें मना कर देते हैं। पर हम क्यों शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते हैं? सौम्या, अनिकेत, बात समझा करो पंपकिन, तुम्हें शॉपिंग पर जाने की जरूरत ही नहीं है। आराध्या, लेकिन भाई आप बता क्यों नहीं रहे हो कि हम क्यों नहीं जाएंगे? अवधेश, मैंने मना किया है इसलिए। आराध्या अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए कहती है, और आपने किस खुशी में मना किया है हमें? अवधेश, क्योंकि तुम दोनों की ड्रेस के लिए मैंने ईवान को कह दिया है। दोपहर तक ड्रेस और एसेसरीज तुम्हें मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर आराध्या गुस्सा करते हुए कहती है, लेकिन जो मजा खुद शॉपिंग करने में है वो घर में थोड़ी आएगा। उसके टैंट्रम देखकर अवधेश जानता था कि प्यार से बात नहीं बनेगी, इसलिए वह अपनी सख्त आवाज में कहता है, ये मेरा आखिरी फैसला है किड्डो, तुम डिसाइड कर लो तुम्हें पार्टी में जाना है या घर में रहना है। आराध्या, पर हम अगर तुम्हें पार्टी में नहीं जाना है तो ठीक है, मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अवधेश उसे टोकते हुए कहता है। कहकर वह अपनी व्हील चेयर को बाहर मोड़ने लग जाता है। अनिकेत भी उसके पीछे पीछे अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। बाहर गाड़ी के पास, वैसे मेरी बहन को कंट्रोल करना तुम्हें अच्छे से आ गया है ना अनिकेत? उसकी बात सुनकर अवधेश अपनी व्हील चेयर को टैप करते हुए कहता है, वो क्या है ना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ,
उसके साथ कब शक्ति दिखानी है और कब प्यार। वैसे तुम्हारे बाली भी लीगल एज तक पहुंच गई है। सौम्या का जिक्र आते ही अनिकेत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। हम्मम, मैं तुम्हारी तरह मास्टर माइंड नहीं हूँ। और वैसे भी वो अभी इन सब के लिए बहुत छोटी है। मैं अभी उस पर बर्डन नहीं देना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर अवधेश हंसते हुए कहता है, जो तुम्हारा है उसे टाइम पर क्लेम कर लेना चाहिए। खैर, मेरा काम तुम्हें बताना था, आगे तुम्हारी मर्जी। वो दोनों बातें ही कर रहे थे जब राघव वहां आ जाता है। अवधेश उसके साथ अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं अनिकेत अपने फोन के वॉलपेपर को देखता है, जहां पर सौम्या की मुस्कुराती हुई फोटो थी। मैं तुम्हें दुनिया से तो बचा सकता हूं, पर पता नहीं अपने अंदर के शैतान से कब तक बचा पाऊंगा। पर मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें खुद से बचाने की। कहकर वो अपने शेड चढ़ाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। अवधेश के कहे अनुसार आराध्या और सौम्या की ड्रेस आ चुकी थी। दोनों की ही ड्रेस अच्छी खासी एक्सपेंसिव थी। आराध्या की ड्रेस लाइट ब्लू कलर की लॉन्ग ड्रेस थी। ये वन पीस ड्रेस थी जिसमें आराध्या के शोल्डर साफ दिखाई दे रहे थे। इसके साथ इस ड्रेस में एक फुल स्लीव नेट से बनी हुए जैकेट थी जिसने मिरर वर्क के साथ साथ डायमंड अटचेड थी जो उसके शोल्डर और नेक को कवर करने का काम कर रही थी। इसके साथ ब्लैक कलर की हाई हील्स और कानों में मीडियम लेंथ के डायमंड के ईयररिंग थे। वहीं सौम्या ने सॉफ्ट बेबी पिंक कलर का वन पीस पहना हुआ था जो स्लीवलेस था। उसकी ड्रेस में भी डायमंड वर्क किया हुआ था। उसकी ड्रेस की लेंथ नी से थोड़ी नीचे तक थी। उसने वाइट कलर की हील्स पहनी हुई थी। दोनों ही लड़कियां एकदम बिंदास लग रही थी। उनकी एक नज़र किसी की भी नींद उड़ा देने के लिए काफी थी। दोनों लड़कियां रेडी होकर हॉल में बैठी हुई थी जहां पर उनकी फैमिली वाले दोनों की तारीफों के पुल बांध रहे थे। थोड़ी देर में अवधेश के गार्ड्स उन दोनों को पार्टी हॉल ले जाने के लिए आ गए थे। तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर पार्टी हॉल का वेन्यू स्थित था। कॉलेज स्टूडेंट के अलावा इस पार्टी में कुछ प्रोफेसर भी आए थे। इन्हीं स्टूडेंट्स के अलावा भी 2 लोग और थे पार्टी में जिनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वह दोनों सभी स्टूडेंट्स को मॉनिटर करके कुछ नोट्स बना रहे थे। सौम्या और आराध्या आकाश के साथ वहां आई थी। आकाश अपने ब्लैक टेक्सकड़ों में हैंडसम लग रहा था। सौम्या और आराध्या अपनी अपनी फ्रूट जूस को लेकर के एक टेबल पर बैठ जाती है। पार्टी के माहौल को लाइवली बनाने के लिए कुछ सीनियर्स ने ट्रूथ और डेयर का प्रस्ताव रखा था। वहीं कुछ ने इसका विरोध करते हुए कुछ नए गेम प्लान सजेस्ट किए। आखिरकार यही डिसाइड हुआ सबको कोई न कोई डेयर ही मिलेगा और पूरा न करने पर उन्हें ड्रिंक करनी पड़ेगी। गेम अनाउंस होते ही सब जोर जोर से हूटिंग करने लगते हैं। जो लोग फर्स्ट पोजीशन पर आए थे उनकी बारी लास्ट में थी। माहौल बहुत ही खुशनुमा हो चुका था। वो सब हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को अलग अलग जानवरों की आवाजें निकलने के लिए कहा जा रहा था या फिर उनकी तरह चलने के लिए किसी को गाना गाना था तो किसी को डांस करना था। कुछ स्टूडेंट्स ने तो मेकआउट तक को डेयर में शामिल कर लिया था। वहीं जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था डेयर मुश्किल होते जा रहे थे। जैसे आकाश को उसकी एक टांग पर खड़े होकर 3 मिनट तक डांस करने के लिए कहा गया था। आकाश डांस में अच्छा था लेकिन एक टांग पर खड़े होना मुश्किल था क्योंकि वो अपनी एक ही टांग पर नाचने वाला था। वो तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से डांस करता है लेकिन आखिर में उसके चोट लगे पांव पर पूरा वजन पड़ने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। डेयर पूरा न होने की वजह से उसे ड्रिंक करने पड़ा था। अगला नंबर सौम्या का था। उसे एक लड़का जो कॉलेज में भी काफी समय से उस पर नजर बनाए हुए था, कहता है, मिस ब्यूटीफुल,
आपका डेयर है, आपको किस करना है। सौम्या उसकी आधी बात सुनकर ही आराध्या की तरफ बढ़ने लगती है। जब वह लड़का अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, वेट वेट बेबी गर्ल, अभी पूरी बात तो सुन लो। तुम्हें किस करना है, पर किसी लड़की को नहीं, लड़के को। कहकर वह उसे अपनी तरफ इशारा करने लगता है। उसकी ये हरकत देखकर सौम्या के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती है। वहीं आराध्या इस सिचुएशन में भी शांत थी। वह अपनी चेयर से उठकर सौम्या के कान में कुछ कहती है, जिसे देखकर सौम्या का चेहरा खिल जाता है। वह अपनी जगह से उठकर लड़कों की तरफ चल पड़ती है, लेकिन वो उस लड़के के पास जाने की बजाय आकाश के पास जाकर उसके फोरहेड पर किस कर लेती है। ये गलत है, वह लड़का प्रोटेस्ट करते हुए कहता है। इसमें कहाँ गलत है? तुमने कहा उसे किस करना है, ये नहीं कहा था किसे किस करना है और कहाँ करना है। और अब उसने अपना डेयर कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता मेरी फ्रेंड को आगे कुछ करने की जरूरत है। कहकर आराध्या उन्हें एक मासूम सी स्माइल दे देती है। वहीं ये सब देखकर वह लड़का अपने दांत पीसते रह जाता है। थोड़ी देर बाद आराध्या की बारी आती है। इस बार उसे डेयर देने के लिए पिंकी आगे आते हुए कहती है, फ्रेंड्स, मिस आराध्या अपने टैलेंट से कॉलेज की सनसनी बन गई है, तो इनके लिए डेयर भी कुछ स्पेशल होना चाहिए। उसकी इस बात की वजह से पार्टी हॉल में हूटिंग शुरू होने लगती है। इसी का फायदा उठाकर काजल कहती है, मिस सौम्या तो किसिंग सीन से बच गई है, तो मिस आराध्या अब आप अमन, वही लड़का जिसने सौम्या की डेयर दिया था, को किस करके वो किस पूरा करेंगी। और इस बार ये किस फ्रेंच किस होगी। काजल के इतना कहते सभी हूटिंग करते हुए तालियां बजाने लगते हैं। और अगर मैं ये करने से मना कर दूं तो तुम्हें डबल पनिशमेंट मिलेगी। सब एक गिलास पीते हैं, तुम्हें 3 पीने पड़ेंगे। कहकर काजल उसे डेविल स्माइल दे देती है। आराध्या ने कभी ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन वो ऐसे ही किसी को भी किस करके घर बैठे आइसबर्ग से पंगा नहीं लेना चाहती थी। इसलिए वह अपनी चेयर से उठ जाती है। सबको लगता है कि वो किस करने वाली है, लेकिन आराध्या वहां से उठते हुए काउंटर से एक एक करके 3 गिलास गटक जाती है। उसे ऐसे करते देखकर सौम्या और आकाश हैरान रह जाते हैं। आराध्या ने फर्स्ट टाइम ड्रिंक की थी, इसलिए पीते ही उसे चढ़ गई थी। लेकिन खुद पर कंट्रोल बनाए हुए वो काजल से कहती है, टेस्ट इतना भी गंदा नहीं है कि मैं किसी को भी किस करती फिरूं। मेरा एंड, आई कंप्लीटेड माई डेयर, तो अब मैं जाऊं। कहकर वो वहां से अपनी चेयर की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं आखिरी परफॉर्मेंस के बाद वो दोनों लोग जो नोट्स ले रहे थे, एक दूसरे को थम्स अप दिखाकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आराध्या को शराब का नशा चढ़ना शुरू हो गया था। वह सौम्या के साथ खड़ी हुई थी। उसके सर में हल्का दर्द हो रहा था। वहीं उनसे कुछ दूरी पर खड़ी काजल ये सब देख रही थी। उसके साथ वह लड़का अमन भी था। देख रहे हो अमन, इसी लड़की की वजह से आज तुम्हारी इंसल्ट हुए। पहले इसने अपनी दोस्त को किस से रोका, फिर खुद ड्रिंक करना प्रेफर किया। तुम्हें लगता है मैं ये सब भूल जाऊंगा? और मुझे क्या बोल रही हो, तुम्हें भी तो इसने ही हराया था। बात सुनकर काजल उसे नफरत भरी नजरों से देखकर वहां से चली जाती है। मुझे देखकर कुछ नहीं होगा, तुमसे तो तुम्हारी बेइज्जती का बदला नहीं लिया जाएगा, पर मैं इसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखूंगा। कहकर अमन एक वेटर को इशारा करके अपने पास बुलाता है। वह उससे लेमन जूस लेकर उसमें कुछ मिलाकर उस वेटर को वह ड्रिंक आराध्या को देने के लिए कहता है। पहले तो वह वेटर मना कर देता है, पर जब अमन अपना वॉलेट
खोलकर उसके हाथ में 500 के कुछ नोट रखता है तो वह मान जाता है। वहीं आराध्या ने नशे की हालत में सौम्या और आकाश को परेशान कर दिया था। वो कभी बच्चों की तरह रोने लगती तो कभी हंसने। तभी एक वेटर उनके लिए जूस लेकर आता है। वहीं अपने सामने लेमन वाटर देखकर सौम्या और आकाश राहत की सांस लेकर आराध्या को जबरदस्ती उसे वह गिलास पिला देते हैं। क्या लगता है एक गिलास से इसका नशा उतर जाएगा? पता नहीं। आदू ने पहले कभी ड्रिंक भी नहीं की थी। मेरा एक ही पेग में बुरा हाल है। इसने तो 3 पी लिए। मैंने अनिकेत को कहा था जल्दी आने के लिए पर वो भी अभी तक नहीं आए हैं। वह दोनों आराध्या को संभाले हुए बातें ही कर रहे थे जब आराध्या अपनी ड्रेस की जैकेट को निकालने लग जाती है। क्या हुआ आदू? ये क्या कर रही है तू? मुझे गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी। और तुम दोनों ने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? कहकर आराध्या लड़खड़ाते हुए चलने लगती है। छोड़ो मुझे। उसकी ऐसी हालत देखकर अमित के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ जाती है। वह भी उन सबके साथ निकलने लगता है ताकि मौका मिलने पर वह आराध्या को वहां से गायब कर सके। अब वह अपने प्लान में कामयाब होगा या नहीं ये तो कल पता लगेगा। तब तक बाय, टेक केयर। एपिसोड 53 वी कांट बी टुगेदर। आराध्या पार्टी हॉल से बाहर आने लगती है। वह कभी इधर चल रही थी तो कभी उधर। अगर सौम्या और आकाश उसे पकड़ने की कोशिश करते तो बच्चों की तरह मुंह फुलाकर जमीन पर बैठ जाती या फिर उनके बाजुओं को झटक देती। आकाश कुछ करो, नहीं तो ये लड़की आज हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर रहेगी। वह 4 कदम बाद फिर से जमीन पर बैठी आराध्या को देख रही थी, जो अपने लंबे गाउन में जमीन पर बैठी कम लेटी ज्यादा थी। पार्टी में आते टाइम जो आराध्या हॉट एंड सेक्सी लग रही थी, अब वहीं आराध्या किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। उसने अपने सैंडल उतारकर अपने हाथों में ले लिए थे। आकाश उसके पास जाकर उसके सैंडल उससे लेने की कोशिश करते हुए कहता है, आदू, तू तो अच्छी बच्ची है ना, चल जल्दी से अपनी सैंडल मुझे दे दो, फिर हम घर चलते हैं ना। कोई बात नहीं आदू, तुम मेरे घर चल पड़ना। तुम तो गुड गर्ल हो ना। तो गुड गर्ल सबकी बात मानती है ना। वहीं सौम्या जब आकाश और आराध्या की बातें सुनती है तो उसे हंसी आने लगती है। वह बेफिक्री से उन दोनों पर हंस रही थी, जिस पर आकाश चिढ़ते हुए उसे इग्नोर कर आराध्या को मनाने में लग जाता है ताकि वो वहां से उठ जाए। सौम्या जब हंस रही थी तभी कोई पीछे से उसके सर पर मार देता है। सौम्या की दर्द भरी आवाज सुनकर आकाश पीछे मुड़कर देखता है तो उसे जमीन पर गिरी हुए सौम्या दिखती है। वह आराध्या को वहां बैठे रहने के लिए कहता है, देखो आदू, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो ना। जब तक मैं सोमू को यहाँ नहीं लेकर आता तुम यहीं रहना। उसकी बात सुनकर आराध्या अपनी इंडेक्स फिंगर खुद पर फिर उस पर पॉइंट करते हुए कहती है, गुड गर्ल स्टे हेयर। आकाश उसके बालों को सहलाते हुए आगे सौम्या के पास जाता है जो उनसे कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। वह सौम्या के गालों पर हल्के से मारते हुए जगाता है। वह आराध्या पर भी बराबर नजरें बनाए हुए था जो अपने जैकेट को खोलने की कोशिश में थी लेकिन खोल नहीं पा रही थी। वह सौम्या को उठने की कोशिश करता है। जब अमन आराध्या के पास जाकर पीछे से उसके मुंह को बंद कर अपने साथ घसीटने लगता है। वहीं जब आकाश पीछे मुड़कर देखता है तो उसे आराध्या को ले जाते हुए एक लड़का दिखता है। वह सौम्या को उठाए हुए ही उसके पीछे दौड़ने लगता है। सोमू, होश में आओ, वो आदू को ले जा रहा है। सोमू ... सोमू ... आकाश ने कभी इस टाइप की सिचुएशन हैंडल नहीं की थी।
वो खुद भी पैनिक करने लगता है। वहीं अमन को कॉरिडोर में ही उसके 2 और दोस्त मिल जाते हैं, जो शायद उसका ही वेट कर रहे थे। वो तीनों आराध्या को बाहर लेते हुए जा रहे थे। उसका मुंह अभी भी बंद था। वहीं दूसरी तरफ आराध्या का गर्मी से बुरा हाल था। आकाश भी जल्दी से सौम्या को उठाए हुए उनके पीछे बाहर आने लगता है। वहीं जब वह लोग होटल के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं तो बाहर आराध्या के सीक्रेट गार्ड उन्हें आराध्या को ले जाते हुए देखते हैं। जैसे ही अमन आराध्या के मुंह से अपना हाथ हटाता है, आराध्या छुटते ही लड़खड़ाती हुए उसके मुंह पर पंच मार देती है। वहीं अचानक हुए हमले के कारण अमन गुस्से में उस पर हाथ उठाने लगता है। उससे पहले ही आराध्या के गार्ड उन सब को घेर लेते हैं। वहीं हम फते हुए आकाश भी वहां पहुंच जाता है। आराध्या के गार्ड्स ने उन चारों को पीट कर अधमरा कर दिया था। वह सब आराध्या के आसपास प्रोटेक्टिव वे में खड़े थे। वहीं आराध्या जमीन पर बैठे हुए उन गार्ड्स को डांट रही थी। यू बैड मैन, आदू को वहां बैठना था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? आराध्या झूठे आंसू निकलाते हुए आकाश की तरफ इशारा करती है, जो सौम्या को अपनी गोद में लिए हुए था। अब वो काले कपड़ों वाला मुझे डांटेगा। वहीं आराध्या बड़बड़ाते हुए उन बॉडीगार्ड से कहती है, तुम्हें पता है मैं कितनी दुखी हूँ। मेरे घरवालों ने मेरी शादी उस आइसबर्ग से करवा दी। वो हंसता भी नहीं है। वो मुझे कितना तंग करता है, मुझे धमकी भी देता है। तुम्हें पता है मेरी फर्स्ट किस भी चुरा ली उस मॉन्स्टर ने। जब मन करता है तब किस करने लग जाता है। वहीं आराध्या की रैम्बलिंग सुनकर बॉडीगार्ड के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह लगी इतनी एडोरेबल लग रही थी। वहां पर 6-7 गाड़ियां आकर रुकती है। पहली गाड़ी से अनिकेत बाहर निकलता है, जो आराध्या को बड़बड़ाते देखकर उसके पास जाने लगता है। जब पीछे से आहान की आवाज सुनाई देती है, देखने से पहले उसकी फ्रेंड को हॉस्पिटल लेकर जाओ। भाभी ठीक है उन्हें। वह सौम्या की तरफ इशारा करता है, जिससे उसकी नजर सौम्या पर जाती है, जो अभी भी बेहोश थी। सिर पर चोट लगने की वजह से आकाश के व्हाइट शर्ट पर खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे। अनिकेत की सांसें उसे देखकर थमती सी महसूस हो रही थी। वह दौड़ते हुए उसके पास जाता है। जब तक वो सौम्या और आकाश को लेकर गाड़ी के पास जाता तब तक आहान आराध्या को गाड़ी में बिठा चुका था। वहीं गाड़ी में आराध्या के बैठते ही आहान को गाड़ी का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। वह मिरर से पीछे देखता है तो आराध्या अवधेश के बालों को खींच रही थी। यू आइसबर्ग, तुम इतने लेट क्यों आए हो? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? तुम्हें पता है मुझे कितनी गर्मी लग रही है, पर तुम ठंडे क्यों हो? वहीं आहान आगे बैठा अपने भाई की हालत को देख रहा था, जिसे हाथ लगाने से पहले कोई 100 बार सोचता। उसके उस भाई के बालों को वो लड़की ऐसे खींच रही थी, ऊपर से उसे इतने अच्छे अच्छे नाम अलग दे रही थी। वहीं आहान को गाड़ी न चलाते देखकर अवधेश अपनी शरद आवाज में कहता है, अपनी नजरें आगे रखो और गाड़ी चलाओ। वहीं अवधेश की वार्निंग सुनकर आहान गाड़ी स्टार्ट कर देता है। वहीं आराध्या अवधेश के फेस से अपने फेस को रब करने लगती है। वह अवधेश के गालों पर किस करते हुए जोर से बाइट कर लेती है, जिसकी वजह से आहान का ध्यान एक बार फिर पीछे चला जाता है। वहीं पीछे के सीन देखकर उसके खुद के गाल लाल हो जाते हैं। वह जल्दी से पार्टीशन ऑन कर देता है। ये दोनों इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? और मेरा ये खड़ूस भाई कैसे इतने बेशर्म होकर उसके किस को एक्सेप्ट कर सकता है? ये सब देखना था तो मैं यहाँ आया ही क्यों? मैं केप टाउन में ही ठीक था। दूसरी तरफ अवधेश आराध्या के शरीर में
एबनॉर्मलिटी को महसूस करता है। वह खुद को आराध्या की पकड़ से निकालकर शौर्य को फोन करते हुए कुछ कहता है। वहीं आराध्या, जो पहले ही उसे किस करके खुश थी, एक बार फिर उसके लिप्स पर अटैक कर देती है। आज उसके अंदर न जाने किस हवसी की आत्मा घुस गई थी। जहां अवधेश खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वहीं आराध्या ने आज ठान ली थी कि वो उसे चैन से रहने नहीं देगी। वह कभी उसके लिप्स पर काट लेती, कभी गालों पर। जब तक वो घर पहुंचते तब तक आराध्या ने उसके पूरे फेस पर निशान डाल दिए थे। अवधेश अपने साइड बैग में से एक मास्क ढूंढता है, जो उसके लक अच्छा होने की वजह से बैग में था, भी उसे पहन लेता है। जिस पर आराध्या गुस्सा होते हुए कहती है, "यू अगली मॉन्स्टर, तुमने अपना चेहरा क्यों छिपाया? मुझे और किस करना है?" वहीं जब आराध्या ये सब बोल रही थी, आहान ने उसी समय गाड़ी का दरवाजा खोला था। अवधेश के चेहरे पर मास्क लगा देखकर वो उसे घूरने लगता है, जिस पर अवधेश अपनी शरद आवाज में आराध्या को उसके रूम में ले जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ से एक बॉडीगार्ड अवधेश की व्हीलचेयर पर बैठने में मदद करता है। जब आहान आराध्या को अंदर लेकर जा रहा था तो वह अपनी टांगे पटकते हुए उसे पता नहीं क्या क्या सुना रही थी। "मोटू, मुझे छोड़, मुझे मेरे आइसबर्ग को किस करना है। मैं तुझे पीट दूंगी, छोड़ो मुझे। अगली मॉन्स्टर, मुझे बचाओ। ये मुझे किडनैप कर रहा है।" वहीं आहान उसे मुश्किल से रूम तक पहुंचाता है, जहां शौर्य पहले ही मौजूद था। शौर्य आराध्या को देखते हुए कहता है, जो सोफे पर बैठे हुए अपनी अधखुली आंखों से अवधेश को ढूंढ रही थी, "क्या हुआ इसे? पता नहीं, शायद पहली बार ड्रिंक की है। बस भाई के पीछे पड़ी है। आज तो भाई की इज्जत इसके हाथों लूट कर रहेगी ही।" आहान हंसते हुए कहता है। वहीं शौर्य, जो आराध्या को चेक कर रहा था, थोड़ी देर बाद सीरियस होकर कहता है, "इसका बॉडी टेम्परेचर बहुत अधिक है। बॉडी पर रैशेज नहीं है तो कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। ब्रो की नज़दीकी इसे सुकून दे रही है, तो इसका एक ही मतलब है, इसे किसी ने ड्रग्स दिया होगा।" वहीं अवधेश, जो दरवाजे पर उन दोनों की बातें सुन रहा था, आहान को कहता है, "पता करो पार्टी में क्या हुआ था, और वो लड़के कौन थे जिन्हें गार्ड ने पकड़ा था।" आहान के जाने के बाद शौर्य आराध्या को बेड पर लिटाते हुए इंजेक्शन देते हुए कहता है, "इंजेक्शन का असर होने में टाइम लगेगा, तब तक हो सके तो इसे झेल लेना। ऑल द बेस्ट।" कहकर वो 9-2-11 हो जाता है। वहीं अवधेश एक रिमोट कंट्रोल से दरवाजे को लॉक कर देता है। वह धीरे धीरे अपनी व्हील चेयर ये उठता है। वो बिल्कुल हल्के स्टेप लेकर बेड की तरफ बढ़ने लगता है। फिजियोथेरेपिस्ट ने उसे अभी वजन देने के लिए मना किया था, इसलिए वह बस हल्के कदमों से चलने की प्रैक्टिस ही कर पाता था। वह आराध्या के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं आराध्या को जैसे ही अवधेश की मौजूदगी महसूस होती है, वह उसका हाथ पकड़ लेती है। "मॉन्स्टर, मुझे गर्मी लग रही है। मेरा शरीर जल रहा है।" आराध्या के आंखों में आंसू भर जाते हैं। "क्या मैं फिर से मरने वाली हूँ?" कहते हुए। वहीं अवधेश उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, "तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना।" वो उसके गालों पर सॉफ्टली किस कर लेता है। वहीं एक बार फिर उसकी करीबी से आराध्या के अंदर की डिजायर बढ़ने लगती है। वह अवधेश को अपने पास खींचकर उसके होंठों पर काटने लग जाती है, कहकर। वहीं अवधेश पूरे पैशन के साथ उसे चूमने लगता है। वह धीरे धीरे आराध्या के शरीर से उसकी जैकेट को अलग कर देता है। आराध्या के शोल्डर साफ दिखाई दे रहे थे। अवधेश उसके गालों से होते हुए उसके कान, गर्दन, कंधे पर किस करने लगता है।
लेकिन वो इस बार का खास ख्याल रख रहा था कि वो आराध्या को कोई मार्क ना दे। वो धीरे से आराध्या के गाउन की जिप खोल देता है, जिससे उसकी ड्रेस स्लाइड होकर उसकी कमर तक आ जाती है। वहीं जब ठंडी हवा का झोंका आराध्या के शरीर को छूता है तो वह सिहर जाती है। वह अपनी झील ही गहरी काली आंखों से अवधेश को देखने लगती है। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? यू लुक हैंडसम। वाई आर यू सो हैंडसम मॉन्स्टर? कहकर वह उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा देती है। आई हेट यू। वहीं अवधेश एक नजर आप जंगली बिल्ली को देखता है जो उसे बस काटे जा रही थी। वह अवधेश की शर्ट के बटन खोलते हुए उसके सीने पर काटे जा रही थी, जैसे उसे पनिश कर रही थी। वहीं अवधेश भी उसे उसकी मनमानी करने से रहा था। उसकी बढ़ती सांसें तेज धड़कन गवाह थी कि आराध्या का पास होना उसे कितना ज्यादा इफेक्ट कर रही था। आराध्या जब अपना किया हुआ आर्ट उसके फेस से लेकर उसके नावेल तक देखती है तो खुश होकर तालियां बजाने लगती है। मार्क्ड यू। नाउ यू आर माई प्रॉपर्टी। उसकी बात सुनकर अवधेश एक गहरी सांस लेकर कहता है, आई वॉज ऑलवेज योर प्रॉपर्टी बेबी गर्ल। कहकर वह आराध्या को अपने आगोश में लेकर उसके चेहरे पर किस करने लगता है। आराध्या की हरकतों ने उसे अराउज कर दिया था। उसके हाथ आराध्या के गाउन को पूरी तरह उसके शरीर से अलग कर देते हैं। अब आराध्या वाइट कलर के अंडर गारमेंट्स में थी। उसे ऐसे देखकर अवधेश का गला सूख रहा था। उसका फेस आराध्या के सीने पर था जब उसे आराध्या की रोती हुए आवाज सुनाई देती है, यू आर सो टेम्पटिंग बेबी गर्ल। तुम प्रताप नहीं होते तो कितना अच्छा होता। तो क्या हो जाता अगर मेरा सनेम साथ नहीं होता? वह उसके सीने पर किस करते हुए कहता है। आराध्या सिसकारी भरते हुए कहती है। अब से सिसकी अवधेश की बाइट से थी या फिर उसके दिल में छुपे दर्द से, ये तो आराध्या ही बता सकती थी। हम हमेशा एक साथ रहते। हम ऐसे भी साथ हैं बेबी गर्ल। यू आर माई वाइफ लिटिल वन। अवधेश उसके फेस के सामने आते हुए कहता है। नो वी कांट बी टुगेदर। आई मस्ट लीव यू। जैसे ही अवधेश उसके मुंह से ये शब्द सुनता है उसके चेहरे के भाव बिगड़ जाते हैं। जो इंसान इतने देर से आराध्या को प्यार से पैम्पर कर रहा था, वह गुस्से में उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़कर अपनी शरद आवाज में कहता है, लिटिल वन, तुम जानती नहीं हो तुम क्या कह रही हो, पर अब तुम्हें सजा मिलनी भी जरूरी है। आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगी। कहकर वो अपनी जेंटलनेस भुलाकर आराध्या पर टूट पड़ता है। थोड़ी देर बाद दोनों के कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े हुए थे। कमरे में आराध्या की आवाजें गूंज रही थी। वहीं आराध्या के चंद शब्दों ने अवधेश के अंदर का मॉन्स्टर को बाहर निकाल दिया था।